Hello friends, this is Pramod Singh and today we are going to learn about Piaget's cognitive development theory. In this theory, this is very important for you, especially for all teaching exams, just like as CTET, KVS and MPTET, NVS, DSSP, all these examination. यहाँ से आपका 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर है। ये वीडियो मैं आप सभी के लिए अपने अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 टाइम्स CTET, रीट, एचटेट, एमपीटेट क्वालिफाई किया है। यहाँ से जिस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं वो सभी प्रश्न भी मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, जहाँ मैं आपके लिए कुछ लिंक्स दूंगा, जो सोर्सेस रहेंगे कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कुछ पीडीएफ फाइल्स की भी लिंक रहेंगी और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक टेस्ट भी रहेगा। तो उस टेस्ट को आप दे सकते हैं। अभी अपने पास वेबसाइट नहीं है तो मैं एक गूगल फॉर्म्स तैयार करके वहां पर आपके लिए टेस्ट लूंगा। तो आपको अपने हाल ही एनालिसिस करना है कि आपके कितने मार्क्स उसमें आए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये हैं आप लोगों के लिए पियाजे। जीन पियाजे की यदि हम बात करते हैं तो जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इनके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेजेस दी गई, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यदि हम बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल डायरेक्टली आप लोगों को एज इट इज पूछा गया है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई? जीन पियाजे के द्वारा। ये भी आपका हर एक साइकोलॉजिस्ट के लिए क्वेश्चन बनता है कि किस देश के निवासी थे, तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इनको स्विस हम लोग कहते हैं। और वास्तविकता में यदि हम बात करें कि पियाजे प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में काम करते थे, बाद में इनके द्वारा साइकोलॉजी की फील्ड में काम किया गया। ओके, इसे हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे यदि हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसको हम विकासीय अवस्था का सिद्धांत मींस डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत, स्टेज थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑल दीज आर नेम ऑफ पियाजेज डेवलपमेंट थ्योरी। इसको हम लोग अवस्था का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये काफी सारे नामों से हम जानते हैं। यदि इनके टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो वास्तविकता में इनका जो डेथ हुई है वो 1980 के टाइम पर हुआ है। तो काफी लंबा टाइम इनके द्वारा हमारे बीच बताया गया है। 1896 से 1980 के बीच में इनके द्वारा ये सारे काम किए गए हैं धरती पर रहते हुए। इनके द्वारा काफी सारे प्रयोग किए गए। इन्होंने ऐसा कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। तो ये जो कोट है वो डायरेक्टली एज इट इज आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये कोट किसके द्वारा दिया गया। तो बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो ये बोला गया किसके द्वारा? ये बोला गया है संज्ञानात्मक विकास के वास्तविक दाता कौन? पियाजे। तो पियाजे जी का नाम इस फील्ड में आप लोगों को याद रखना है। इसके क्या क्या नाम है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आइए देखते हैं कि वास्तविकता में मेन थ्योरी क्या दी, इनके द्वारा क्या क्या बताया गया। थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आपको जानना होगा। देखिए, इनके द्वारा बोला गया था कि बालक अपना वास्तविकता में विकास स्वयं करता है, मींस वह अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, सब चीजों से सीखते हुए अपने आप में सब चीजों को संगठित करता है, अपना विकास वह स्वयं करता है। तो ये सब चीजों को संगठित करके सीखना, ये एक्चुअल में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपने आप का संगठन, अपने आप का निर्माण। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को या शब्दावली को हम देखेंगे तो इसमें अपने आप को संगठन करने में, अपना निर्माण करने में बालक सबसे पहले क्या करता है? अनुकूलन, जिसको हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो वर्ड है, एडेप्टेशन ऑलरेडी आपका 2 महत्वपूर्ण शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें पहला जो आप लोगों का है वो है एसिमिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? आत्मसातकरण। तो एसिमिलेशन मैं सिर्फ इसको ASS करके लिख रहा हूं। यदि आप लोग यहां से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए इसका एक पीडीएफ फाइल भी दूंगा, जिससे आप लोग डिटेल्स में भी पढ़ सकें। किसी बुक्स का भी रेफरेंस दूंगा, जो पियाजे की बुक है वो पर्सनल बुक का भी मैं आपको रेफरेंस लगा के दूंगा। तो यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोई अन्य सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ मैं आपको बुक ऑलरेडी अटैच करके दूंगा और टेस्ट भी सेम टाइम पर आप लोगों को दिया जाएगा। सो आप असेस कीजिए कि आप लोगों ने चीजें सीखी हैं या नहीं। ठीक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं वो इसी फील्ड से आते हैं, और जो एग्जामिनर है वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहां से आप लोगों के लिए पूछता है। कहां से? ये जो आप लोगों का एक तो है एसिमिलेशन और एक है आप लोगों का एकोमोडेशन। ये दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं एसिमिलेशन, यानी कि बात करते हैं आत्मसातकरण। एसिमिलेट करना यानी कि किसी भी चीज को या कोई भी चीज यदि आप लोग सीख रहे हैं तो उसमें अपने आप उसमें कुछ और चीज ऐड करना। देखिए, वास्तविकता में बालक का जब विकास होता है तो वह अपने अंदर काफी सारी चीजों को धारण करके रखता है, अपने अंदर पहले से कुछ चीजों को सीख के रखता है, तभी उसका विकास का मतलब क्या? कोई चीज सीखना। ठीक, तो जब वो सीख रहा है और उसमें यदि कोई और नई चीज ऐड कर लेता है तो ये है उसका एसिमिलेशन। यानी कि बालक जब भी कोई नई चीज ऐड कर रहा है, जहां कहीं भी ऐड शब्द आ गया तो इसका मतलब वो एसिमिलेट कर रहा है। ठीक है ना? और ये जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों शब्द हैं, ये किसके अंदर है? एडेप्टेशन के अंदर है, अनुकूलन के अंदर है।
अनुकूलन क्या है? मैंने आपको बताया कि अनुकूलन यानी कि अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग समायोजित करना है, अपने आप को वहां अनुकूलित करना, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढालना। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन के दो पार्ट कौन कौन से हैं? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन कभी भी आएगा तो यानी कि बालक अपनी पहले से सीखी हुई कुछ चीज में कुछ नया ऐड करना चाहता है, और बात जब एसिमिलेशन के बाद एकोमोडेशन की आएगी, जब बात एकोमोडेशन की आएगी, तो एकोमोडेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, यानी कि बालक ने जो कुछ भी सीखा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव करना चाहता है। इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको सिखाना चाहूंगा। जैसे कि एक छोटी सी लड़की है और उसने पहली बार डॉगी को देखा, तो वो देखते ही उसको घर वालों ने बताया था कि ये डॉगी है, तो वो उसको डॉगी बोलती है देखते ही। लेकिन एक बार वो कहीं और जाती है और कैट को देखती है, उसके दिमाग में पहले से ही बन चुका है, क्या बन चुका है कि 4 पैरों वाला एक पूंछ वाला क्या होता है? भाई डॉगी होता है। बट उसने कैट को भी देखा, उसने वहां पर देखा कि उसके भी 4 पैर हैं, उसके भी एक पूंछ है, तो उसने कहा ये भी डॉग है। एक्चुअल में उसने क्या किया, सेम चीज को वहां पर क्या कर लिया कि डॉगी ही बोल दिया, तो उसने उसी चीज को ऐड करने की कोशिश की। लेकिन फिर हम लोगों ने उसको समझाया कि नहीं बेटा, ये डॉगी नहीं है, ये क्या है? ये डॉगी नहीं है, ये कैट है। तो फिर बालक ने क्या किया, अपने दिमाग में एक और चीज ऐड कर ली कि हर 4 पैर वाली चीज क्या है? डॉग नहीं होती है। हाउ वी ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या किया उसने, अपने दिमाग में एक और नई बात ऐड की है कि नहीं, डॉगी जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, वो भाऊ भाऊ करता है, और ये क्या है? बिल्ली है, ये कैट है, ये म्याऊं करती है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, अपने अंदर कुछ बातों को ऐड किया। तो ऐड किया तो कौन सी कंडीशन में आएगा? मैंने आपको बताया कि एडॉप्टेशन के अंतर्गत दो रहती हैं, कौन कौन सी? एक आपका एसिमिलेशन और एक एकोमोडेशन। एसिमिलेट करना का मतलब ऐड करना, ये किसके अंतर्गत गया होगा? जब बालक ने जो उसके अपने अंदर उसने जोड़ा कि ये बिल्ली है, तो ये किसमें गया होगा? एसिमिलेशन में, क्योंकि उसने जोड़ा है। और यदि उसी में कोई मॉडिफिकेशन करता तो इस तरीके से वो एकोमोडेशन करता। ठीक। अब तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है आप लोगों का क्या? साम्य धारण, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, साम्य धारण एक तरीके से हम अपने शब्दों में कह सकते हैं बैलेंस की कंडीशन है, संतुलन की कंडीशन। भाई संतुलन बनाना कहां कहां है? संतुलन आपको बनाना है जो यहां पर इसके द्वारा देखे गए थे, क्या? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में उसको बैलेंस बनाना है। किस तरीके का बैलेंस? कि ना ही कोई नई चीज ऐड करना है और ना ही उसी में बदलाव करना है। तो आप कहेंगे सर करना क्या है? एडजस्टमेंट इस तरीके का बचाना है कि ऐसा ना हो कि जो पहले से उसने सीखा हुआ था वो बिल्कुल चेंज हो जाए, और ऐसा ना हो कि जो सीखा हुआ था उसका कोई मतलब नहीं रहे, सीधी कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसको बैलेंस करके चलना है। इसको हम लोग कहेंगे साम्य धारण, संतुलन। इसमें क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा यही आएगा क्वेश्चन, ये एज इट इज आया हुआ है DSSB में, कि यदि एक बालक किसी चीज का आत्मसातकरण करता है और समायोजन करता है, उन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये किस स्थिति के अंतर्गत आएगी, या संज्ञानात्मक विकास की किस धारणा को कह सकते हैं ये फॉलो कर रहा है। तो यहां पर आपको साम्य धारण इक्विलिब्रिएशन को याद करना है। आई होप सो इसको आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे। यहां से कई बार क्वेश्चन आए हैं। ये एसिमिलेशन का एक और एग्जांपल आपके लिए, ये भी एसिमिलेशन का है कि उसने नई चीज ऐड की, और यहां पर भी एसिमिलेशन का। कैसे? कि बालक ने पहली बार देखा कि प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन उड़ता देखकर हम लोगों ने सीधा उसको बोल दिया कि ये प्लेन है। तो उसके दिमाग में ये बात इमेज क्लियर हो गई कि भाई उड़ने वाली चीज क्या होती है? प्लेन होती है। फिर उसने एक बार क्या है? पक्षी देखा, उसने जो है कुछ भी और भी देखा, या ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार जब हम लोगों ने उसको पक्षी के बारे में बताया था उड़ता हुआ, तो हम लोगों ने बोला ये पक्षी है, तो फिर उसने प्लेन देखा होगा तो प्लेन को बोल दिया कि ये भी पक्षी है। पतंग को देखा, वो भी पक्षी है। तो बालक एकदम परेशान हो गया कि वास्तविकता में है क्या। तो हम लोगों ने उसको बताया कि नहीं बेटा, हर उड़ने वाली चीज पक्षी नहीं होती है। तो फिर उसने उसको बताया ये प्लेन है, तो उसके दिमाग में फिर से नई चीज ऐड हो गई कि ये वर्ड नहीं है, ये क्या है? एरोप्लेन है। तो इस तरीके से उसको एसिमिलेट किया गया। अब आइए शुरुआत करते हैं वास्तविकता में कि संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी थी क्या, प्याजे के द्वारा क्या बोला गया। प्याजे के द्वारा बालक के विकास को मूलतः संपूर्ण जीवन को, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, है ना। तो जो प्याजे के द्वारा क्या, किस चीज पर वास्तविकता में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने संज्ञान के आधार पर बालक की जो उम्र है, सीखने की अवस्था है, उसको मूलतः 4 भागों में बांटने की कोशिश की, और जिसमें 4 भाग आपके इस तरीके से हैं। पहला उन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 2 से 7 वर्ष तक तो होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अंततः उसकी जो 11 से 16 वर्ष की, इसको हम लोग आगे 18 वर्ष भी कह देते हैं। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। ये क्या है? आइए एक एक से इन सभी चीजों को जानते हैं। सबसे पहला आपका सेंसरी मोटर स्टेज। यहां से क्वेश्चन अधिकांशतः आप लोगों का पूछा जाता है, और क्वेश्चन जो आप लोग के आते हैं वो ये जो छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके का प्रश्न आएगा आइए मैं आपको बता दूं। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा ये संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है। जन्म से 2 वर्ष तक के लिए जिस समय बालक सीखता है तो वो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आता है। इसकी भी मूलतः 6 छोटी छोटी अवस्थाएं होती हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहले यदि हम देखें
इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। देखिए छोटा बालक है तो छोटे बालक की संवेदनाओं का मतलब क्या है कि सबसे छोटा बालक है वो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, वो सिर्फ मतलब चीजों को छू सकता है, उनका स्वाद ले सकता है, उनको देख सकता है, उनको सुन सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है। तो वो कोई ज्यादा खास कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हुए यदि उसको कुछ भी सीखना है, जैसे कि उसको सीखना है कि एक बात आप बताइए, वो बालक जो है बार बार किसी भी प्लग में, आपने देखा होगा छोटे बच्चे प्लग में अंदर हाथ डालते हैं, एक बार उसको करंट लग गया तो फिर वो डालेगा क्या? नहीं। क्यों? उसको महसूस हुआ, उसने फील किया, संवेदना उसको ऐसी लगी, यहां से झटके लगते हैं उसको। यदि हम लोगों ने बार बार ऐसे पानी या कुछ भी करता था तो हम लोगों ने एक बार उसको गर्म दूध का हाथ रख दिया या गर्म दूध रख दिया उसके हाथ पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जल जाएगा। तो बालक उससे भी संवेदना ग्रहण करेगा। यदि उसको कोई चीज देखनी है, सीखनी है, तो ऐसी कंडीशन में वो उसको टच करके, छू करके सीखने की कोशिश करेगा। दूसरी यदि हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से सीखता है, संवेदना के माध्यम से। दूसरा, इस वाली उम्र में उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गुण आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन कई दफे एज इट इज आप लोग का पूछा गया है कि किस अवस्था में, बाल विकास की किस अवस्था में बालक के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। तो ये वास्तविकता में आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत संवेदी पेशी अवस्था है जिसका उम्र 0 से 2 साल तक होता है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके सामने यदि हम लोग कोई चीज लेकर के आते हैं और यदि हम लोगों ने उनको दिखाई और हमने उसको सडनली गायब भी कर दिया, छुपा लिया, तो बालक जानता है कि इन्होंने ये वस्तु अभी गायब, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, ये मैं अभी रोऊंगा या कुछ एक्शन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक बालक है जो बॉल के साथ अच्छे से खेल रहा है, बहुत ही बिंदास तरीके से। सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने उसे बॉल लेते हैं और एक पैड के पीछे उसको छुपा देते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने उसको छुपा दिया, लेकिन बालक इंतजार कर रहा है, वो उसके दिमाग में बात चल रही है कि ये अचानक से वस्तु गायब नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में उसको पता है कि ये चीज लौट करके आएगी, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई। उस चीज को लेकर के वो जानता है कि ये वस्तु वापस आएगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस कंडीशन में बालक की किस टाइम पीरियड में आ जाती है? तो ये आपको याद रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा शब्द यहां पर आपका दिया गया है परावर्तित क्रिया, यानी कि रिफ्लेक्टेड एक्शन। इस टाइम पीरियड में बालक क्या करता है? रिफ्लेक्टेड एक्शन, कोई ना कोई चीज को लेकर के, कोई बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता आप लोगों से, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी क्रियाएं करेगा जिनको देख करके आप लोग अचानक से समझ जाओ। जैसे कि बालक रो रहा है तो बालक की मां हाल समझ जाती है, इसको दूध पीना है ना, तो हाल ही उसको मदर डेयरी उपलब्ध हो जाती है। यदि उसको जैसे कि उसे समझ लीजिए कि उसने डायपर में ऑलरेडी टॉयलेट करके रखी हुई, तो ऐसी कंडीशन में उसको डायपर चेंज करवाना है, तो वो क्या जैसे रोएगा, चिल्लाएगा, इसी तरीके की कोई हरकत करेगा जिससे हम लोग समझ जाएं। तो इस तरीके का रिफ्लेक्टेड एक्शन कोई करता है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि अनुकरण, यानी जो है इस तरीके का अनुकरण आप समझते हैं, जैसे मैंने कोई एक्शन किया और उसी तरीके का एक्शन किसी ने मुझे देख करके किया। जैसे यदि बालक है और बालक के सामने हम ऐसा मतलब दुखी वाला चेहरा बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो किस तरीके का रिएक्ट करता है? वो हंसता नहीं है, वो भी एकदम टेंस वाला माहौल क्रिएट कर लेता है, वो भी हंसता खिलखिलाता नहीं है। यदि बालक के सामने आप लोग हंसोगे तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड कैसे करता है? हंस करके रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो वो अनुकरण, जैसे आप बोलोगे जैसे आ, तो वो भी बैबलिंग करता है, आ, ना, जिस तरीके की रिएक्शन आप उसके सामने करोगे सेम टाइप का अनुकरण करके वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये 3 बातें आप लोग को याद रखना है सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था में, कि बालक के अंतर्गत ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिफ्लेक्टेड एक्शन और लिमिटेड, यानी कि वस्तु स्थायित्व, परावर्तित क्रिया और अनुकरण, ये 3 महत्वपूर्ण बातें किस अवस्था में आती हैं? संवेदी पेशी अवस्था में आती हैं। संवेदी पेशी अवस्था की 6 छोटी छोटी अवस्थाएं हैं जहां से क्वेश्चन काफी अधिक मात्रा में बनता है। देखिए सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, यानी कि रिफ्लेक्टेड एक्शन जो शुरुआती टाइम पीरियड में देता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यदि रिफ्लेक्टेड एक्शन की हम बात करेंगे तो शुरुआती 30 दिनों में ये हमको ज्यादातर अवस्था में देखने को मिलेंगे। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 1 से 4 महीने तक होती है। सर्कुलर एक्शन हम लोग कहेंगे, या गॉड प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 4 से 8 महीने तक होती है। इनमें से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, जो सबसे पहले आता है प्रतिवर्ती क्रियाओं से आता है, और तीसरा जो आप लोग का आता है वो यहां से आप लोग का आता है, ठीक है ना। गॉड स्कीमेटा, गॉड स्कीमेटा, या हम लोग कहेंगे कि स्कीमेटा जो वर्ड यहां पर यूज किया गया वो स्कीमा के लिए किया गया, मतलब वो बालक कुछ ऐसी चीजें भी सीखने लगता है जो मतलब कह सकते हैं लेवल अप वाली होती हैं, पहले उसने सीख करके उनको नहीं रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, और यदि समझ आता है तो फिर आपको 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं जो आप अच्छे से जानते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। ओके, आइए आगे यदि हम देखेंगे तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यानी यहां पर सर्कुलर रिएक्शन, ये भी आप लोग का आता है, और मानसिक संयुक्त द्वारा संसाधनों की खोज, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली जो बात है, यदि पूछा जाए कि बालक के विकास में ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअल टाइम पीरियड है 18 से 24 महीने, यानी कि लास्ट के 4 महीने में, जो संवेदी पेशी अवस्था के लास्ट के 4 महीने में बालक क्या सीखता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थिति आ जाती है। दूसरा यदि हम लोग कहेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अभी हम लोगों ने क्या देखी है? संवेदी पेशी अवस्था। अब हम लोग देख रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 साल। अब बालक थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी हैं।
इस वाले टाइम पीरियड में वो क्या क्या करेगा? चित्र निर्माण, भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में जानकारी, धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है। ये जो वर्ड आप लोगों को दिया गया है प्रतीकों, यानी कि वह प्रतीकों के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। काफी सारे चित्रों को मतलब उनको देख करके उसको अच्छा लगता है, वह प्रतीकों को समझने लगता है। या हम भी कोई एक्शन करते हैं तो उसको भी समझने लगता है, इशारों को भी समझने लगता है। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस वाली अवस्था के कुछ कीवर्ड्स हैं जहां से आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। तो इसको यदि हम कहेंगे कि सबसे पहले इस वाले टाइम पीरियड में बालक में एनिमिज्म आता है। एनिमिज्म क्या? यानी जीववाद की भावना। बच्चा क्या है, सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। बच्चे के पास गुड्डा गुड़िया है तो यदि बच्चे को भूख लगी है तो वो सोचता है इस गुड्डे को भी भूख लगी होगी। यदि बच्चे ने ब्रेड रोटी खाई है तो वो सोचता है इस गुड्डे को भी भूख लगी होगी, माँ इसके लिए भी एक क्या दो, एक ब्रेड रोटी दो। तो इस तरीके का मतलब बालक क्या है, कंफ्यूज रहता है, वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। यदि कुछ भी ऐसा होता है तो वो सेम कंडीशन अपने खिलौनों या उसके पास जो डॉल रहती है उस पर वो अप्लाई करने लगते हैं। साथ ही साथ इसी वाली कंडीशन में क्या है, अपलटावीपन या इरिवर्सिबिलिटी का गुण उनके अंदर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट केवीएस में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग यदि उठा के देखेंगे कि इरिवर्सिबिलिटी की घटना बालक में किस टाइम पीरियड में आप लोग की पाई जाती है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होती है। ये इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? बालक यानी एक काम तो कर सकता है लेकिन उसके अपोजिट अब कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। जैसे बालक यदि स्कूल जाना चाह रहा है तो स्कूल जाता है लेकिन लौट करके नहीं आ पाता है। बालक यदि घर से बाहर जा रहा है, जाते समय वो गेट खोल तो सकता है लेकिन उसको बंद नहीं कर सकता है। तो इस तरीके का काफी सारी चीजें जो उनको रिवर्सल कंडीशन में नहीं कर सकता है, तो ये अपलटावीपन का गुण इस समय के अंतर्गत उसके पास आ जाता है। साथ ही साथ यहां क्या है, उसको संरक्षण का अभाव यानी विकेंद्रीकरण की भावना उसको देखने को मिलती है। संरक्षण का अभाव ये विशेष रूप से आप लोगों को देखना है कि बालक किस उम्र में संरक्षण का अभाव महसूस करता है। तो संरक्षण का अभाव यानी कि उसको इस तरीके से लगता है कि ये सारी चीजें थोड़ी बहुत ठीक हैं, उसको मतलब ऐसा असंरक्षितता महसूस होता है, तो विकेंद्रीकरण की कंडीशन बनती है। देखो, एक होती है आप लोगों का सेंट्रलेशन यानी कि केंद्रीकरण, एक होती है विकेंद्रीकरण। तो सेंट्रलेशन यानी केंद्रीकरण में क्या होता है, बालक मूलतः एक महत्वपूर्ण चीज पर फोकस करता है। उसने किसी चीज के बारे में सोच लिया तो बस वो उसी पर ध्यान देता है और किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। विकेंद्रीकरण में उसको संरक्षण का अभाव महसूस होता है, वो काफी सारी चीजों पर ध्यान देने लगता है। ठीक है, यहां पर यदि हम लोग बात करेंगे तो बालक एक तरीके से आत्म केंद्रित हो जाता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है मतलब इस तरीके का वो फील करता है। उस टाइम पर आप लोग इस चीज को नहीं समझोगे, आप कहोगे इतना छोटा सा बालक इतनी गंदी गंदी बातें कैसे सोच लेता है। विकेंद्रीकरण मतलब ईगो सेंट्रिक कैसे हो जाता है, सिर्फ अपने अपने बारे में कैसे सोचता है। बिल्कुल सही है, यदि 2 से 7 वर्ष की अवस्था देखेंगे तो बच्चा सिर्फ अपना अपना सोचता है, वो किसी के बारे में भी नहीं सोचेगा, उसको सिर्फ अपना फायदा चाहिए। यदि आप उससे कुछ काम करने के लिए भी कहोगे तो उस समय कहेगा बताइए मुझे क्या मिलेगा। इस टाइप की भावना उसके अंदर रहती है। आपके पास भी होगी, जब भी आप बचपन में कुछ करते होंगे या घर वाले कुछ बोलते होंगे तो आपने बोला भी होगा कि मुझे इसमें क्या फायदा। तो ये समझ लीजिए कि टाइम पीरियड आपका 2 से 7 वर्ष का था। ठीक है ना। अब ये जो टाइम पीरियड है इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। क्या? एक है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि या जिसको हम लोग कहेंगे प्री कंसेप्चुअल पीरियड। ये 2 से 4 वर्ष तक रहता है। जो 2 से 7 वर्ष तक का पूरा था, इसमें से पहला 2 से 4 वर्ष तक का रहता है, जिसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण भाव उसके अंतर्गत आते हैं, जीववाद और आत्मकेंद्रित। ठीक है। और दूसरा जो आपका है अंत्यदर्शी अवधि, जो 4 से 7 साल तक रहती है। यहां पर उसके अंदर 2 गुण आते हैं। कौन कौन सा? एक तो आप लोगों का अपलटावीपन और विकेंद्रीकरण। ये दोनों के दोनों ही मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं। विकेंद्रीकरण मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मतलब ये 2 अलग अलग भागों में बट गए हैं। शुरुआती 2 से 4 साल में उसके अंतर्गत एनिमिज्म आएगा, यानी कि वो वस्तुओं के प्रति ज्यादा छोटी छोटी वस्तुओं को भी सजीव निर्जीव में भेदभाव नहीं कर पाएगा, उनको भी खिलाने पिलाने की कोशिश करेगा। उसको चोट लग गई, यदि गुड़िया गिर गई तो बच्चा रो रहा है, अरे वो वहां से गिर गई है, उसको चोट आई होगी, है ना, उसकी भी पट्टी करो, उसको भी डॉक्टर के पास ले जाओ। इस तरीके के आपने देखा भी होगा, बालक करते भी हैं। ठीक है ना। आत्म केंद्रित हो जाते हैं ये 2 से 4 साल। और 4 से 7 वाली कंडीशन में अपलटावीपन, बालक गुड़ तो करता है लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता है। बालक घर से बाहर तो जा रहा है, गेट खोल के जा रहा है, लेकिन वो गेट लगा नहीं सकता। बालक स्कूल तो जा सकता है लेकिन स्कूल से वापस आ नहीं सकता। ठीक, तो ये कौन सी कंडीशन है? ये अपलटावीपन की कंडीशन है। विकेंद्रीकरण की यदि हम लोग बात करेंगे तो उसको संरक्षण का अभाव महसूस होता है। अब ये जो सारी की सारी बातें हैं कौन कौन सी, जैसे कि एनिमिज्म है और अपलटावीपन है, विकेंद्रीकरण है, ये सारे के सारे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में होते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आप लोगों ने ये जब आप कहीं बाहर से आते हो, आप लोग देख रहे हैं घर वाले झाड़ू लगा रहे हैं, आपने एक अलग से झाड़ू उठा करके और अपना घोड़ा बना करके रखा हुआ, मतलब इस कंडीशन में आत्म केंद्रित हो जाते हैं। बच्चा किसी की नहीं सोचता, बच्चा सिर्फ अपने आप में मस्त है। उसने अभी अभी मूवी देखी जिसमें हीरो बहुत ही शानदार तरीके से घोड़े पर बैठ के जा रहा था, आपके पास घोड़ा नहीं है तो आपने झाड़ू को नीचे लगाया और एकदम शक्तिमान बन गए, वही आपकी झाड़ू है। आपने बचपन में देखा होगा कि जैसे आप लोग जैसे पापा आपको बाइक पर घुमा के लेकर के आए, तो आप घर पर आकर के, बाइक तो आपके पास है नहीं, तो बस ऐसे ही हाथ को ऐसे कर लिया और वैसे ही रेस देने लगे, अपने में ही मस्त रेस दिए जा रहे हैं और फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है आपके अकॉर्डिंग। आपने पूरा मतलब जैसे जैसे बालक उसमें जोर देता जाए तो ये जो है वो अपने आप उसको क्या है, अपने आप मतलब अपने आप पर केंद्रित है, आत्म केंद्रित है, वो ईगो सेंट्रिक की कंडीशन है। बालक अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने आप में ही मस्त है, उसको किसी से कोई मतलब है नहीं। ठीक ना।
अच्छा, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसी टाइम पीरियड में वो मतलब जो मैं आपको बोल रहा था संरक्षण का अभाव, संरक्षण के अभाव की कंडीशन में वो क्या है कि इस तरीके का महसूस करता है कि नहीं, तुम लोग मुझे कम चीज दे रहे हो। जैसे कि ऐसी कंडीशन में उसके पास ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं कि वो ये महसूस नहीं कर पाता, वो ये समझ नहीं पाता कि ये दोनों चीजें समान ही है। मतलब एक लंबा ग्लास मैंने लिया और एक चौड़ी प्लेट वाला जो है ग्लास लिया, चौड़ी जिसकी तली थी, ये दोनों ग्लासों में मैंने समान दूध भरा है, लेकिन बालक को देखा जो लंबा ग्लास था, उसने सोचा कि इसमें ज्यादा दूध है, तो उसने उसके ऊपर फोकस किया, जबकि दोनों में समान ही दूध था। ऐसे उसके पास जैसे आम का जूस, तो आम का जूस, गर्मी पड़ रही है भाई, आम का जूस, तो देखते ही उसके दिमाग में अच्छा ये वीकर वाला ज्यादा है, तो मतलब उसको ये नहीं पता कि दोनों समान है, लेकिन उसको ये समझ में आया ये ज्यादा है, तो फिर वो उसकी ओर दौड़ने लगता है, वो उसी चीज की ओर, मतलब लंबाई चौड़ाई इन सब चीजों के बारे में उसको कोई भी ज्ञान होता नहीं है। ठीक, ये तो आप लोगों की हो गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जितनी भी चीजें थी, जैसे कि आप लोगों का अपलटावीपन था, विकेंद्रीकरण था, एनिमिज्म था, यानी कि जीववाद, जीवों के प्रति ईगोसेंट्रिज्म था, बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वह सब कुछ ठीक है, ये सारी जो चीजें थी वो अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर के बच्चे का पूरा मिथ टूट जाता है। बच्चा ये समझ में आ जाता है कि जो मैं कर रहा था वो सब कुछ इतना सही नहीं था। हालांकि बच्चों के अंदर क्या अभी भी अपने अंदर ये गुण रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना, लेकिन वास्तविकता तो आप ही को पता होगी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो और क्या वास्तविकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जितनी भी बातें थी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसको नहीं आई थी, जैसे कि इररिवर्सिबिलिटी था, सेंट्रलिज्म था, आपका एनिमिज्म था, ईगोसेंट्रिज्म था, ये सारी चीजें उसको कौन सी अवस्था में समझ में आ जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि इसी अवस्था में वह बालक सब चीजों को समझने लगता है। साथ ही साथ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो प्रश्न आप लोगों को आता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन क्या होता है? मूर्त चिंतन यानी कि बालक चीजों को देख, मूर्त यानी होता है देख करके चीजों को समझना, तो मूर्त चिंतन करने लगता है। उसके सामने कोई भी चीज आती है तो उस चीज को वो देख करके फिर उसके ऊपर, अच्छा ये गुड़िया ऐसी है तो इसका पैर ऐसा भी होता है, अच्छा गुड़िया को लिटा देते हैं तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, मतलब ये सारी चीजें उसको देख करके उसके दिमाग में ऐसा आने लगता है कि अरे भाई साहब तो मैं ही हूं साइंटिस्ट, मुझे सब कुछ पता है इस गुड़िया के बारे में ना, तो मूर्त चिंतन करने लगा है। ठीक है ना, विकेंद्रीकरण आप लोग का हो जाता है, तर्क करने लगता है, और तर्क के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन कि अभिसारी चिंतन या कहेंगे आगमनात्मक तर्क। कैसा? आगमनात्मक तर्क। ये टर्म्स को याद रखना, मैं वही चीजें बोल रहा हूं जो आपके एग्जाम में आनी है। ठीक है ना, तो आगमनात्मक तर्क या अभिसारी चिंतन एज इट इज क्वेश्चन आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपके पास आ जाती है। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यदि हम बालक को कोई उदाहरण देते हैं ना, तो वो उदाहरण को भी समझते हुए उदाहरण के ऊपर भी तर्क करने लगता है, ये होती है आगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में और भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इसी वाली कंडीशन में, जैसे इससे पहली वाली कंडीशन में बालक चीजों को समझ नहीं पा रहा था, लंबाई चौड़ाई को नहीं समझ पा रहा था, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब बालक इन सब चीजों को समझ जाता है, वो आसानी से सबको मतलब मेंटेन करने लगता है। जैसे कि एक ग्रुप आप लोग देख सकते हैं, इसमें उन्होंने सब चीजों को अलग अलग सजा के रखा है, जैसे कहां पर पैसे रखना है, कहां पर जो है इस बॉक्स में क्या रखना है, इस तरीके से वो सब चीजों को समझ जाते हैं। उनके अंदर काफी सारी समझदारी आ जाती है। किस तरीके की समझदारी? कि लॉजिकल रीजनिंग, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग का आया हुआ है, इस टर्म्स को देख करके ध्यान आ गया, बहुत बढ़िया। लॉजिकल रीजनिंग का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब तर्क, मैंने आपको बोला है कि तर्क करने की शक्ति या मूर्त चिंतन करने की शक्ति, ये कौन सा है? ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष। जैसे ये व्यक्ति सोच रहा है कि यदि मैं जो है जब छींकता हूं, आप लोग भी छींकते हैं, तो काफी सारे वायरस हवा में जाते हैं, लेकिन यदि आप अपने मुंह पर यदि कुछ रख करके छींकेंगे तो फिर वायरस बाहर नहीं जाएंगे। आप ये भी सोच रहे हैं कि जैसे आप छींक रहे हैं तो उस समय आपके पास बिल्ली है और बिल्ली आपसे टच होगी तो बीमार हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आप समझदारी दिखाते हैं और बिल्ली को अपने से दूर भगा देते हैं। तो ये क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है, उसके अंतर्गत लॉजिकल चीजें सीखने की क्षमता जो है आ गई है। वो है आप चीजों को डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी आसानी जमाने लगता है या लगती है। वो है हर चीज को समझने लगा है, लगभग सब चीजों को क्लासिफिकेशन कर सकता है। यदि उसके पास हम काफी सारी चीजें मिक्स चीजें देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो आसानी से जो है एनिमल्स को अलग करेगा, फ्रूट्स को अलग करेगा, फिर एनिमल्स में भी कैट्स को ज्यादा अलग कर देगा और जो है डॉग को अलग कर देगा, फ्रूट्स में भी उसके पास ऑरेंज है, उसके पास सेव है, तो उनको डिफरेंट कर देगा, क्योंकि उसके पास क्लासिफिकेशन इसका आ जाती है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन का पीरियड कौन सा होता है? जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, समझिए और शानदार अपने नोट्स बनाइए चीजों को देख करके। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में कितना आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं टर्म्स आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बोला है कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो मैं आपको अंत में बता दूंगा कि नोट्स आपको कहां मिलेंगे, उसकी लिंक दे दूंगा, डोंट बी वरी। ओके, अंत में और सबसे फाइनली जो स्टेज आपकी आती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मींस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की बीच होती है। अमूर्त, जिसमें बालक को चीजें दिख भी नहीं रही हैं, फिर भी वह उन चीजों के बारे में सोच सकता है, वो अपने दिमाग में उस चीज को क्रिएट कर सकता है, समझ सकता है। यदि उसको कोई रूल आता है तो उसके ऊपर वो काफी सारे तर्कना कर सकता है, तर्क कर सकता है, चीजों को समझने की क्षमता रखता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इस टाइम पीरियड में उसके पास आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके पास आ जाती है। ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ना,
आपको यदि परफेक्ट चीजें समझ में आ रही हैं, एक एक टर्म्स का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बालक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टाइम पीरियड पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कह सकते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी कंडीशन में आती है, तो ये टाइम पीरियड डायरेक्ट आप लोगों को पूछे जाते हैं। प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आई होप सो कि सारी चीजें क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां मैं आपको 2 बुक्स और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल जो कि लिख करके दूंगा। ये 3 चीजें मैं आपको दूंगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई अन्य चीज पढ़ने की आवश्यकता हो। यदि आपको जरूरत है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा NIOS की बुक्स, और कोई भी चीज सजेस्ट नहीं करूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना है, मित्रों के साथ शेयर करना है। और नेक्स्ट टॉपिक पर भी वीडियो आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वाइगॉट्स की। एवरी संडे कोशिश की जाएगी आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवाई जाए। तो प्लीज अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा। और ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को कोई भी डाउट की कंडीशन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।